श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। आज हम देखें तो विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देश हैं और साथ में जितने वैज्ञानिक हैं, सब इसी चिंता में हैं कि आगे हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो आजकल हर किसी के दिमाग में है, और हमारा वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है जलवायु परिवर्तन पर। तो इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अरविंद सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आज हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव भविष्य पर, तो एक बेसिक नॉलेज अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है। जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक बहुत ही इंट्रीगिंग विषय है जी। अगर आम भाषा में इसे समझा जाए तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि मौसम में आने वाले लंबी अवधि के बदलाव। अब ये जो बदलाव हैं वो हमें कई तरीके से देखने को मिलते हैं। जी। जैसा कि हमें वर्षा कभी ज़्यादा हो जाना, जी। कभी कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा होना, उसी समय पे देश के किसी दूसरे कोने में सूखा पड़ जाना, या फिर साइक्लोन्स जो तूफान होते हैं, जो समुद्री तूफान, वो बहुत ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, जी। या वाइल्ड फायर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी तीव्रता में बढ़ाव आ जाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव की वजह से होती हैं। और इसके परिणाम ये हैं कि जब जलवायु परिवर्तन को हम देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ है। जो जीव जंतु जो हमारे जंगलों में रह रहे हैं, या फिर हमारे एक इकोसिस्टम जो हमारा बना हुआ है उस पे पड़ता है। और उन सब चीज़ों में एक इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से एक दूसरे के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो नष्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बहुत समय हमने सुना होगा समुद्र में कोरल्स होते हैं और कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अगर समुद्र के पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोरल रीफ्स में रहने वाले एल्गी जो जूस जैंथलीस होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, और वो सिम्बायोटिक रिलेशन ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो इक्विलिब्रियम नहीं रह पाता, जिसकी वजह से कोरल रीफ्स जो होते हैं उस एल्गी को अपने सिस्टम से रिलीज कर देते हैं। और कोरल रीफ एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सारी मछलियाँ, सारे तरीके के सी फूड्स जिसे हम बोलते हैं, या समुद्र के पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो सर्वाइव करता है। तो इसका असर देखिए कैसे पड़ता है। ये पूरी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक जो उस पर डिपेंडेंट है, जो समाज उस पर डिपेंडेंट है उस पर पड़ता है, वहाँ की पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, वहाँ के खाने पीने, रहन सहन और हर सारी चीज़ों पे पड़ता है। जलवायु परिवर्तन को रोकने की बात करें तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, या इसकी गति कैसे कम की जा सकती है? अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं या जो चल रहा है अभी, इसको समझने के लिए हमें अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट में जाने की जरूरत है। आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले इसी तरीके के इवेंट्स हुए जिसमें अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर था वो बढ़ के 5 से 8 डिग्री हो गया। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में इसको कंपेयर करें तो आज हमारा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल से उसके बाद से अभी तक जो ग्लोबल सरफेस एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ा है दैट इज ओनली 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ 1 या 1.5 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज से कितनी सारी इफेक्ट्स उसके महसूस होते हैं। तो उस समय क्या हुआ होगा, तो इस चीज़ को समझते हुए हमें इसको अडेप्ट करने की ज़रूरत है। जी। अच्छा, एक सवाल अभी मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे अभी तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये हमारे क्रियाकलाप हैं जो कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। जो पास्ट में जो जलवायु परिवर्तन हुआ था वो किस वजह से हुआ होगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जो पास्ट के जितने भी जलवायु परिवर्तन हुए या वार्मिंग इवेंट्स जिसे बोला जाता है जियोलॉजिकल टर्म्स में, वो परिवर्तन एक्चुअली जो ग्लोबल क्लाइमेट है अर्थ का, इसका एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे हम ग्लेशियल इंटरग्लेशियल साइकिल बोलते हैं, जो कि गवर्न्ड होती है मिलैनकोविच साइकिल से। उस मिलैनकोविच साइकिल में जब हम देखते हैं तो अर्थ पे अल्टरनेट ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड आता है। जब ग्लेशियल पीरियड आता है तो अर्थ का ऑलमोस्ट मैक्सिमम हिस्सा जो होता है वो एक तरीके से बर्फ से ढक जाता है, और जब इंटरग्लेशियल पीरियड आता है तो ये हिस्सा काफी हद तक कम हो जाता है, जैसे आज का सिनेरियो। तो ये जो साइकिल रिपीट करेगी, ये जो साइकिल अभी हम इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, आज से 10,000 साल पहले हम ग्लेशियल पीरियड में थे। तो ये साइकिल रहती है, और ये साइकिल ही कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है
आपके जलवायु परिवर्तन को, जिसमें हमारा जो पहले का जो वार्मिंग इवेंट है, जिसको हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज़ में जो पाया है, जिसमें 5 से 8 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज़ हुआ, वो इन्हीं जो ग्लेशियल पीरियड जिसमें आपके वॉल्केनिक इरप्शंस रहते हैं, जो काफ़ी इंटेंसिटी बढ़ी, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ी, इन सब प्रोसेसेस को जब कंबाइन किया जाता है तो अर्थ का जो टेम्परेचर और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, और चेंज होते होते एक लेवल पे ऐसा पहुंचता है जहाँ पे आप नॉर्मल से एबव टेम्परेचर होता है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन का नाम देते हैं। तो ये साइकिल तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, बस ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये इसको शायद गति बढ़ा देती है। यस। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम देखते हैं 18th सेंचुरी के अराउंड 1700 और समथिंग, तो जब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब मशीनें यूज़ होने लगी रोज़मर्रा के कार्यों में, तो वहाँ तक जब हम मेज़र करते हैं टिल दैट जो अर्थ में एक CO2 जो गैस है वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ग्रीन हाउस गैसेज में से, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 280 ppm था हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद और आज की डेट तक वो बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज होके ये आज की डेट में ऑलमोस्ट 425 से 430 ppm के अराउंड पहुँच गया, जो कि सिर्फ ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 300-400 साल का मैक्सिमम आपका समय है, और इतने में आपका इंक्रीज देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुआ है। जबकि जो 280 ppm का जो दायरा था CO2 का, जो वो काफ़ी स्टडी था, जो एक तरीके से ये प्रेजेंट था ऑलमोस्ट पिछले 8 लाख साल से। अर्थ ने अपने क्लाइमेट को, जो एटमॉस्फेयर है और क्लाइमेटिक इफेक्ट है, उसको मेंटेन करके रखा था। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ही बढ़ी, और खासतौर से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जैसे बढ़ी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब CO2 और CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जब सनरेज आती हैं और वापस अर्थ उन्हें रेडिएट करता है, तो ये गैसेज जो होती हैं वो इंफ्रारेड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे हमारा एक खुशनुमा सा टेम्परेचर रहता है जिसपे लाइफ सस्टेनेबल है। बट ये गैसेस का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ता है तो आप ज़्यादा हीट एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इशूज आपके सामने महसूस होने लगते हैं। जी, लेकिन अब प्रश्न वही है कि इसकी गति को कैसे कम किया जाए, और सरकारें तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत स्तर पर हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने में? जी बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पे एज ए इंडिविजुअल हम ह्यूमन बींग्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, हम ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी या ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें, जो कि आज की डेट में काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा, और पॉलिसीज़ भी वैसी बनाई जा रही हैं सो दैट कि जितने भी नागरिक हैं भारत के वो उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएँ। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हम वाटर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बचा कैसे रहे हैं। जैसे हम डेली जाते हैं तो हम घर से बाहर निकल रहे हैं और बिजली ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बिजली को बचाना है, पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, डिफॉरेस्टेशन को हो सके तो कम से कम पेड़ काटने हैं। इन सब चीज़ों का कलेक्टिव इफेक्ट हमें ऐसे सिनेरियो में ले आएगा कि जो इमिशंस हैं, जो कार्बन इमिशंस हैं, उसको एक तरीके से कम करने में मदद करेगा। और जब ये कार्बन इमिशंस कम होंगे तो हमारे CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज में कॉन्सेंट्रेशन उनका कम होगा जी, या हम उसे रोक सकते हैं एक लेवल पे अभी के इंडिविजुअल। मुझे लगता है कि अभी वो समय है कि हम इस गति को रोक सकते हैं, वरना अगर इसकी गति बढ़ी तो शायद इसको रोकना बिल्कुल। अभी जो गति है ऑलरेडी बहुत तेज है। जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट डबल इन कंसंट्रेशन इन ग्रीन हाउस गैसेज वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन के बाद। तो उसकी गति को धीमा करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस एस्पेक्ट पे इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी हमें ये देखना है कि हम किस ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ एंड यूज़र ग्रीन में आती हैं। हमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो पूरी तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, जिसका सोर्स भी बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशंस देता हो उसके बनाने में, फिर उसके प्रोसेस में वो इस्तेमाल होने में, और फाइनली उसके डिस्पोज ऑफ में। तो इन पूरे तीनों एस्पेक्ट को अगर हम साथ में लें तो उस तरीके की ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या एडॉप्शन उसका करना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूरी है।
हमारा जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ में होना चाहिए कि हमारी प्रकृति भी अच्छी हो, हमारा डेवलपमेंट भी साथ साथ में बढ़ता रहे, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसको गवर्नमेंट का जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम है, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में भी लिया गया है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अडॉप्ट किया गया है, जो 2030 तक हमें ऑलमोस्ट 50% कम कर लेना है कार्बन एमिशंस, एंड बाय 2050 हमें ऑलमोस्ट नेट जीरो एमिशंस पे आ जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे युवा आपको अभी सुन रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उन सारे युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ भविष्य की प्रॉब्लम नहीं है जी। आज वर्तमान में ये चल रहा है, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, क्योंकि जब हम इसके दुष्प्रभाव को समझेंगे तो हम इसको कम करने के बजाय इसको मिटिगेट करना और इसके साथ अडेप्ट करके जीना सीख जाएंगे, और उसी हिसाब से हम अपनी टेक्नोलॉजी को चूज करेंगे, उसी हिसाब से अपने गोल्स और अपने फ्यूचर को शेप करेंगे, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहे हैं वो हम बेटर स्थिति में छोड़ के जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हम पे ही निर्भर करता है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं, कि आगे जो हमारा भविष्य है, जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो एक सुरक्षित और साफ वातावरण में जी सकें। अरविंद जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।